चर्चा में आज महोत्सव की खबर से शुरुआत हम करते हैं, जो कि गुड न्यूज है अपने आप में। बात आदि महोत्सव की। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज इसका आगाज हो गया है। आपको बता दें, इस उत्सव में आदिवासी संस्कृति के अनेकों रंग बिखरे हुए हैं। जी हां, आदि महोत्सव आदिवासी जीवन और कला के अलावा संस्कृति को करीब से देखने और समझने का एक बड़ा मंच है। और यहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से आदिवासी अपने शिल्प और पारंपरिक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जड़ों से जुड़े समाज का उत्सव है। ये माटी में रची बसी संस्कृति की झलक है। ये हिंदुस्तान की परंपराओं, शिल्प और कला के सम्मान का उत्सव है। आज सुबह दिल्ली में पीएम मोदी ने आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने पहले आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की और इसी के साथ राजधानी की फिजाओं में देश की परंपराओं और कला का रंग खुल गया। अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर के साथ हजारों कलाकार दिल्ली में जुट गए हैं। हर किसी के पास अपने हुनर की कहानी है और हर किसी को अपनी कला पर गर्व है। प्रधानमंत्री यहां आए तो महोत्सव में आए कलाकारों से मिलने भी पहुंचे। हर स्टॉल पर जाकर उन्होंने कलाकारों से बात की। पीएम को अपने बीच देखना इन कलाकारों के लिए खास था। सभी ने अपने हुनर की बारीकियां पीएम को बताई। प्रधानमंत्री ने सभी की सराहना भी की। भारत की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ की संस्कृति की झलक आदि महोत्सव में उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है। और जुलेखा बानो मेरे साथ हैं, जिन्होंने पश्मीना शॉल जो है प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया। इस शॉल की खासियत ये होती है, बेहद सॉफ्ट होता है, हालांकि महंगा होता है, लेकिन अपने आप में नायाब भी होता है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये कि जब आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात करी तो उनका रिएक्शन क्या था और कब से आप ये शॉल जो है बना रही हैं? जब हमने ये अपने हाथ का बना हुआ जब उनको पहनाया तो मोदी से बहुत खुश हुए जी। और ये कब से आप जो है शॉल बना रही हैं? कितनी पीढ़ियों से आपके परिवार के लोग जो है वो शॉल को बना रहे हैं? इनका हमें 15 दिन लगता है सर, एक शॉल बनाने का 15 दिन लगते हैं। कितने सालों से आपका परिवार इस कारोबार में लगा हुआ है? हमारे दादाजी के टाइम के परदादा के टाइम से ये यही काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश की उस पेंटिंग्स के भी साक्षी बने जिसे प्रदेश की पहचान माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों से पेंटिंग की बारीकियां समझी और कलाकारों से बातचीत भी की। तो होता क्या था कि घर के बाहर कई बार हम त्योहारों पर एक छोटी सी पेंटिंग ड्रॉ करते हैं। आज के दौर में हम लोग रंगोली बनाते हैं, लेकिन उसी रंगोली को नए रूप में या फिर पौराणिक रूप को नए रूप में बदलने की कोशिश जो है वो गॉन पेंटिंग है। एक सवाल मेरा आपसे ये कि इसमें सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? सर ये हमारी महंगी पेंटिंग ये वाली कितने की है? 1,20,000 की। 1,20,000। और सबसे महंगी जो पेंटिंग है अब तक आपकी कितने की बिकी है? मेरी 3 लाख की एक सबसे महंगी पेंटिंग बिकी है जो मैंने बनाई थी। और वो कितने दिन में बनाई थी पेंटिंग आपने? वो 1 महीने में। और ये वाली पेंटिंग आपने कितने दिन में बनाई है? ये भी 1 महीने लगता है। तो 1,15,000। जी जी 1,20,000। 1,20,000। और ये छोटी छोटी पेंटिंग्स की बात करें, ये कितना है? ये 3,000 रुपए की है। ये सबसे छोटा साइज जो है हम लोग का 3,000 का जाता है। आदि महोत्सव में झारखंड की अनूठी कला की झलक भी दिखी। यहाँ मौजूद कलाकारों ने पीएम को बताया कि वो अपने आभूषण को कैसे तैयार करते हैं और ये आभूषण क्यों इतने खास हैं। अब झारखंड के स्टॉल पर मैं हूं इस समय, और झारखंड के स्टॉल में आपको जो कलाकृतियां या फिर जो डेकोरेशन संबंधी चीजें नजर आ रही हैं वो आप समझ लीजिए ये महिलाओं के सुंदरता को बढ़ाने वाले आपको एक तरीके से साधन नजर आएंगे। और मेरे साथ इस समय जो हैं वो इसी स्टॉल को समझने वाले और समझाने वाले व्यक्ति हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि ये कला जो है वो कहाँ तक फैली है, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने पहले कभी नहीं देखी। पहले तो सर ये बहुत कुछ जानते होंगे, ये चीज जयपुर में ही नजर आती है, लेकिन जो इसका रॉ मटेरियल है, ये जो रॉ मटेरियल होता है इसका खेती हम ये करते हैं, जो झारखंड से ही होता है वही सप्लाई होके ये जयपुर में ये बनता है। लेकिन हम ये लास्ट में सोचे कि ये चीज हम जब ये रॉ मटेरियल हम खेती करते तो ये हम बना क्यों नहीं सकते हैं, कहीं और बन रहा है ये चीज, फिर अब जाके ये स्टार्ट हो रहा है। और कितने साल से आप लोग इसकी खेती कर रहे हैं, पीढ़ियों से? वो तो सर मेरे पहले ही से हो रहा है। हाँ। और ये खेती करके रॉ मटेरियल निकालकर आप लोग किसी और को देते थे, उसके बाद तो वो इस प्रकार का? हम लोग को मालूम नहीं था कि इसका वैल्यू क्या है, क्या बनता है, कुछ मालूम नहीं था। अब सब धीरे धीरे हम लोग एग्जीबिशन किए। ट्राइफेड है, ट्राइफेड के थ्रू हम लोग को ट्रेनिंग मिला, मंच मिला, उसके थ्रू आइडिया हुआ, तब जाके हम लोग ये इतने आगे बढ़े। 2011 से सर हम ये इस चीज में लगे हुए हैं।
आदि उत्सव में असम के कलाकारों ने भी अपना रंग बिखेरा। प्रकृति के दिए संसाधनों से प्राकृतिक वस्तुएं कैसे बनाई जाती हैं, इसकी झलक आदि उत्सव में नजर आ रही है। तो वन धन का मतलब आप समझिए कि वन से निकलने वाली वो चीजें जिसे आप कहीं ना कहीं कलाकृति का रूप देकर आगे बेच सकते हैं। तो ये आप बनाते क्या हैं, क्या है ये चीज, कैसे बनती है, थोड़ा सा समझाइए। बना के देखूंगा क्या? बताइए क्या है। ये कैप है, वाटर हाइसिन का हम बनाया है कैप। इसको ऐसा बनूंगा, जो हम ऐसा कैप बनूंगा ऐसा। और ये जो बना है वो मटेरियल कहाँ से मिलता है, रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल हम हमारा तालाब से नदी या रहता है, इसको हम क्या बोलेगा उठा लेके हम रोड में देता हूँ, सुखाते हैं। अच्छे से ठोक कर हम सुखाते हैं, सुखा के हम बनाते हैं। और एक को बनाने में कितना टाइम लग जाता है? 2 दिन लगता है। 2 दिन। अच्छा, पूरा एक दिन बनेगा तो एक दिन में हो जाएगा, पूरा एक साथ बन जाएगा तो एक दिन में हो जाएगा। और ये कैप कितने की है? 800 का है। और ये सब रॉ मटेरियल जितना मिलता है वो सब जंगलों से लाते हैं? जंगलों से, नदी से। बहुत मेहनत है बनाने के लिए, इसलिए ज्यादा दाम होता है और दूर से भी आया है हमने। अच्छा, बताइए कि आपके इस पूरे कला को आगे बढ़ाने के लिए कितने परिवार इससे जुड़े हुए हैं, कितने लोग अब ये व्यवसाय में जुड़े हैं, कितने लोग? 300 लोग हैं हमारा, 300 लोग हैं। कौन सा गांव पड़ता है आपका? हाँ, फैरगांव बंधन विकास केंद्र से आया हुआ हूँ। जाहिर है ये कोशिश परंपरागत कलाओं को पहचान दिलाने की है। दिल्ली में ये मेला 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान आदिवासी कलाकार अपने शिल्प की झांकी दिखाएंगे। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का और उस आदिवासी इलाके का जहां पर कॉफी किस्मत बदल रही है। वैसे केरल से लेकर पूर्वोत्तर के राज्य असम की कॉफी के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने बस्तर कैफे की कॉफी टेस्ट की है? ये बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का वही जिला है जहां पर कभी हवा में बारूद उड़ता था, लेकिन अब वहां के खेतों में कॉफी की महक है। मैंने बिल्कुल नहीं की है नवजोत, मैं करना चाहूंगी, लेकिन वहां के देखिए आदिवासी महिलाओं की मेहनत से बस्तर को ये मुकाम मिला है, या यूं कहें कि नई पहचान मिली है। आज यहाँ कॉफी कई किस्मों की उगाई जा रही है और लोगों के लिए बस्तर कैफे के जरिए ये कॉफी उनको पिलाई जा रही है। बस्तर कैफे। ये बस्तर कैफे इस शहर के युवाओं का नया ठिकाना है, जहां वो सुकून के पल बिताने आते हैं तो कभी अपनी खुशियों के एहसास को दोगुना करने पहुंचते हैं। एक दौर था जब छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सलियों और गोलियों की गूंज के लिए बदनाम था, मगर अब वक्त बदल चुका है और वक्त के साथ तस्वीर भी। कॉफी की खुशबू अब बस्तर की नई पहचान बनकर महक रही है। यहाँ कॉफी उगाने से लेकर कैफे तक पहुँचाने का काम किया जाता है। मतलब बस्तर में कॉफी सिर्फ पिलाई ही नहीं जाती बल्कि उगाई भी जा रही है। 2018 में एक प्रयोग के तौर पर यहाँ कॉफी की खेती की शुरुआत हुई। ये प्रयोग सफल रहा और आज 2 एकड़ में कॉफी की खेती हो रही है। यहाँ कॉफी की 5 किस्में तैयार की जाती हैं। पूरे जिले की बात करेंगे तो करीब 4 ब्लॉक ऐसे हैं जो 650 मीटर से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। वर्षा की बात करें तो यहाँ का जो पैटर्न है वर्षा का, उसमें फरवरी मार्च में एक बार बरसात आती है मैक्सिमम, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं थी। तीसरी बात आई शेड की, तो शेड हम मानव निर्मित बना सकते हैं। उन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कॉफी की कॉफी अरेबिका की 4 किस्म और कॉफी या रोबस्टा की 1 C/R किस्म को हमने यहाँ पे लगाया। सबसे अच्छी और सुकून देने वाली बात यह है कि बस्तर के आदिवासी समुदाय की महिलाओं को इस कारोबार से जोड़ा गया है। अपने ही इलाके में काम मिलने से इन महिलाओं की आर्थिक दिक्कतें तो दूर हुई हैं, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। जैसे हम लोग बाहर में काम करने जाते थे पहले, अब क्या है हम गाँव में ही काम करते हैं और उस पैसे को जैसे जिसके पास जरूरत का सामान नहीं रहता है या किसी बच्चे के फीस के लिए पैसा नहीं रहता, उस पैसे को हम लोग क्या बैंक के द्वारा होता है और तुरंत हमको हाथ में मिलता तो हम लोग उस पैसे खर्च हो जाता। इस काम के लिए इन महिलाओं को जिला प्रशासन की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है। कॉफी उगाने से लेकर मार्केट तक पहुंचाने का जिम्मा इन्हीं महिलाओं के कंधे पर होता है। कॉफी के शौकीनों के लिए ये उनके जायके का जरिया है और कॉफी का ये जायका बस्तर के लोगों की जीविका का जरिया बन चुका है। मतलब कॉफी पीने वाले भी खुश और उगाने वाले भी खुश। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात स्वच्छता के कंपटीशन की, और ये प्रतियोगिता हुई है असम के गोलाघाट में और इसके सूत्रधार में वहां के स्थानीय विधायक इसके सूत्रधार रहे। शुरुआत तो एक प्रतियोगिता से हुई, लेकिन अब ये गोलाघाट में स्वच्छता का उत्सव बन चुका है।
आपको बता दें, गोलाघाट की कुदरती सुंदरता देखते ही बनती है और स्वच्छता की इस मुहिम ने इस इलाके को और भी निखार दिया है। लोग स्वेच्छा से इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। कोशिश है गोलाघाट तो पूरी तरह से कचरा मुक्त और प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। ये स्वच्छता का उत्सव है जो असम के गोलाघाट में मनाया जा रहा है और इस उत्सव के सूत्रधार हैं यहाँ के विधायक मृणाल सेकिया। मृणाल अपने क्षेत्र को साफ सुथरा और सुंदर बनाना चाहते थे, लिहाजा इन्होंने गांव वालों के बीच साफ सफाई की प्रतियोगिता ही रख दी। इस अनूठी प्रतियोगिता के दौरान गांव की महिलाओं के बीच गजब की खेल भावना देखने को मिली। हर कोई अपने गांव को सबसे सुंदर बनाने की कोशिश में जुटा दिखा। सफाई में आगे निकलने की इस दौड़ में महिलाओं ने ऐसी झाड़ू चलाई कि देखते ही देखते पूरा इलाका साफ हो गया। 2 गांव में प्लास्टिक मुक्त होगा और क्लीन होगा। रास्ता ये क्लीन होगा, अपना गांव का जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो क्लीन होगा, वो लोग को अवार्ड मिलेगा गांव को। असम के गोलाघाट की कुदरती सुंदरता देखते ही बनती है, लेकिन इसे साफ सुथरा और हरा भरा बनाए रखने की जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है और यहाँ के लोग मिलकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। मृणाल सेकिया चाहते हैं कि उनका इलाका प्लास्टिक मुक्त बने, कचरा मुक्त बने, इतना सुंदर बने कि दूर दूर से लोग यहाँ के गाँव में रहने आए, सैर सपाटे के लिए आए, ताकि रूरल टूरिज्म इन गाँव वालों की आमदनी का जरिया बन सके। डेस्टिनेशन खुमताई का ये है मोटिव है कि जो रूरल टूरिज्म वो डेवलप करने के लिए ये रखा हूँ मैं। डेस्टिनेशन खुमताई मतलब मैं पब्लिक को अपील करता हूँ कि आपका डेस्टिनेशन एक खुमताई बनाइए, तो खुमताई में भी आप लोग घूमने के लिए आइए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और साफ सफाई का ये जुनून इस इलाके की नई पहचान बन गया है। उम्मीद यही कि गोलाघाट की ये सुंदरता और स्वच्छता इस इलाके की आर्थिक खुशहाली का भी आधार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये बात कर लेते हैं उस क्रिकेटर की जिसने अपने स्टाइल से सबको अपना मुरीद बना दिया है। ये क्रिकेटर रहती हैं राजस्थान के बाड़मेर में, नाम है इनका मूमल मेहर। बिल्कुल, मूमल बैटिंग भी करती हैं और बॉलिंग भी करती हैं। बैटिंग का अंदाज क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव के जैसा है और मूमल का यही बैटिंग का स्टाइल सोशल मीडिया पर वायरल भी खूब हो रहा है। मूमल के इस हुनर को देखकर सचिन समेत कई हस्तियां खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाई। ये जुनून देखिए, ये जज्बा देखिए। क्या हुआ जो रेतीला मैदान है, नंगे पांव है। बाड़मेर की 14 साल की मूमल मेहर को नहीं पता कि सुविधाएं क्या होती हैं। बस इतना पता है कि गेंद का टप्पा कहीं पड़े, इसका बल्ला उसे हवाई सैर करा के ही दम लेगा। ग्रामीण ओलंपिक 2022 में कानासर के लिए शिव में खेली, जहां विजेता रहे और बाड़मेर में सेमीफाइनल तक पहुंचे और सेमीफाइनल में ये नाबाद रही थी और 25 रन भी बनाए थे और 4 मैच में 7 विकेट भी लिए थे, साथ में 2 कैच भी पकड़े थे। मूमल सूर्य कुमार यादव की तरह खेलती हैं और उन्हीं की तरह चमकना चाहती हैं। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? किसको देखकर आप क्रिकेट के अंदर जाना चाहती हो? सूर्य कुमार। अंदाज ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर, जय शाह और आनंद महिंद्रा जैसी शख्सियत इनकी मुरीद है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने तो मूमल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कल ही तो नीलामी हुई और आज मैच भी शुरू। क्या बात है, आपकी बल्लेबाजी देखकर अच्छा लगा। देखते ही देखते मूमल मेहर सोशल मीडिया की सनसनी बन चुकी हैं। गुड न्यूज ये है कि उन्हें मदद भी मिलने लगी है। एक स्थानीय नेता ने मूमल को क्रिकेट किट गिफ्ट की है। बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने उसकी ट्रेनिंग सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिया है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली मूमल कामकाज में अपने पिता का हाथ भी बटाती हैं और बाकी वक्त क्रिकेट का अभ्यास करती हैं। अब हर गुजरते दिन के साथ मूमल मेहर का क्रिकेट को लेकर जुनून बढ़ता ही जा रहा है। सूर्य कुमार की फैन है बहुत बड़ी और इंस्टा पे वीडियो डाला था, वो अभी 7 मिलियन चल चुका है। ये बहुत अच्छा खेलती है और छोटा सा ग्राउंड है हमारे घर के आगे, मतलब स्कूल है उनके पास ही है, तो वहाँ पे शॉट लगाया था, वो वीडियो वायरल हो गया। बस इस हुनर को
थोड़ा और तराशने की जरूरत है। बाकी रेगिस्तान की तपिश में निखरा ये हीरा कामयाबी की चमक तो खुद पालेगा। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, गुड न्यूज टुडे। मूमल मेहर सूर्य कुमार यादव की फैन है और उन्हीं की तरह कामयाबी के आसमान पर चमकना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक तंगी रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि मूमल के सपने को अब पंख लगने वाले हैं। बाड़मेर का प्रशासन मूमल की मदद के लिए आगे आया है। जिस अंदाज में मूमल रेगिस्तान में तूफानी बल्लेबाजी करती नजर आई, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस हीरे को सही से तराशा जाए तो ये भविष्य में भारतीय क्रिकेट की बहुत बड़ी स्टार बनेगी। क्या पसंद है सूर्या का शॉट मारने का स्टाइल? क्या कुछ छक्का चौका क्या पसंद है? किस लिए फैन है उसकी? स्टाइल बहुत पसंद है। अच्छा, तो जब भी मौका मिलता है तो उनकी मैच देखती रहती हो या क्या कुछ करती हो? वीडियो देखती रहती हो? जी, मैच देखती रहती हूँ। अच्छा, मैच देखती रहती हो। फिर किस तरीके से प्रैक्टिस करती हो और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। तो वहाँ कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है क्या क्रिकेट का? नहीं, ग्राउंड है नहीं। तो क्या है वहाँ पर, कैसे खेलते हो तुम? छोटा सा मैदान है, उस पे खेलती हूँ। अच्छा, अपने भाइयों के साथ ही क्रिकेट खेलते हो? जी जी। अच्छा, तो एक बात बताओ, वहाँ पर जब क्रिकेट कब सुबह खेलते हो, शाम को, या कुछ कैसे करते हो? सुबह स्कूल जाती हूँ, छुट्टी के बाद में खेलती हूँ। बकरियाँ बकरियाँ भी चराती हो? जी। घर का कामकाज भी करना पड़ता है? जी। कितने भाई बहन है? 7 बहनें हैं, 2 भाई। अच्छा, कैसा, मतलब कब पता चला कि इंस्टाग्राम पर तुम इस तरीके से वायरल हो गई और कैसे लोगों को पता चला, आपको कब पता चला इसके बारे में? मुझे रोशन भाई ने बताया और अनीसा बहन ने बताया। अच्छा, अब क्या सपना है बेटा? मुझे इंडिया तक खेलना है। इंडिया तक खेलना है? जी। तो क्या चाहती है? एक बात बताओ, बेटियां जो क्रिकेट खेलना चाहती है उनके लिए गाँव में कुछ व्यवस्था है क्या? नहीं। कुछ भी व्यवस्था नहीं है? नहीं। तो वहाँ पिच वगैरह, मैदान वगैरह कुछ भी नहीं होते? नहीं। उत्तर प्रदेश में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और परीक्षा को नकल मुक्त रखने के लिए सरकार ने इस बार व्यापक तैयारियां की हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि लखनऊ में बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम को सीधे जिलों के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। सभी जिलों के लिए अलग अलग डेस्क भी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए यूपी के सभी 75 जिलों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए लखनऊ में परीक्षा केंद्रों पर टीचर्स ने छात्रों का फूलों से स्वागत किया। ऐसे में एग्जाम को लेकर बच्चों का भी उत्साह और बढ़ गया। साथ ही बोर्ड परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों का लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां सभी जिलों के 8,753 परीक्षा केंद्रों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं और इस बार नकल रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। जो लोग नकल कराएंगे उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। वहीं पर जो कक्ष निरीक्षक नकल कराते हुए पकड़े जाएंगे उन पर भी एफआईआर होगी। इतने कड़े निर्देश के लिए राज्य में लखनऊ में 2 कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये पहली बार हुआ है जब 2 कंट्रोल रूम बनाया गया है, क्योंकि हमेशा 1 कंट्रोल रूम बनाया जाता था। लेकिन इस समय जो मुख्य कंट्रोल रूम है, हम यहाँ पर हैं और ये मेरे पीछे वो स्क्रीन है जहाँ पर लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रदेश भर के अलग अलग जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। राजधानी लखनऊ में परीक्षा को लेकर 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो सभी जिलों के कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। सभी 75 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं। इसकी हमने विकेंद्रित प्रक्रिया 3 तरीके से कर रखी है। प्रथमतः तो सीसीटीवी पे हमने कंप्यूटर्स ऑपरेटर लगा रखे हैं, जिसमें हमने मंडल कर जनपद बांट रखे हैं। प्रत्येक जनपद के प्रत्येक परीक्षा केंद्र का आईपी एड्रेस सीसीटीवी हमारे पास उपलब्ध है, अर्थात हम प्रत्येक परीक्षा केंद्र के परीक्षा कक्ष में यहाँ से पहुंच करते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर हमने मंडल प्रभारी लगाए हुए हैं, जो 6 मंडल प्रभारी हैं, इनको 3-3 मंडल दे रखे हैं। तो वो अपने लेवल से जहां कंप्यूटर ऑपरेटर को सहयोग दे रहे हैं, उनका दायित्व है कि नियमित रूप से डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में भी बात करते रहें, कोई समस्या है उसका निदान करें। इसके साथ ही 16 जिलों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, जहां पुलिस की टीमें परीक्षा केंद्रों की बारीकी से निगरानी कर रही हैं। सभी जिलों में जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। परीक्षा हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों का लाइव फुटेज लखनऊ के कंट्रोल रूम में सीधा दिखाई दे रहा है। हर कमरे में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एक में वॉइस रिकॉर्डर भी लगा हुआ है
और वो सभी जुड़े हुए हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और पूरा ये हमारे जनपद में है और लखनऊ तक ये सारे सीसीटीवी हमारे ऑनलाइन हैं। ब्रॉडबैंड की व्यवस्था है हमारी, ब्रॉडबैंड से सारे सब जुड़े हुए हैं। इंतजाम ऐसे किए गए हैं कि परीक्षा के दौरान कोई दिक्कत नहीं आए और पूरा फोकस इस बात पे है कि नकल माफिया पर नकेल कसी जा सके। सरकारी तैयारियों से तर छात्र भी पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने पहुंचे। यही वजह है कि परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र बेहद खुश नजर आए। आप बताइए कैसा हुआ पेपर? पेपर तो अच्छा हुआ, पर जो हमने याद किया था उसमें से थोड़ा बहुत आया था। उसमें से थोड़ा बहुत आया मतलब नहीं किया उसमें। अच्छा, थोड़ा नहीं किया, बाकी सब कर दिया। पेपर बहुत अच्छा गया। मैम आगे भी अच्छा होगा, अभी तो अच्छा ही गया है पेपर और आगे भी मैथ का भी और जितने टफ पेपर हैं वो भी अच्छे भी जाने चाहिए। बहुत बेस्ट गया है, बहुत ही अच्छा आया है। सरकार को हमको तारीफ करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी सरकार बनी है। व्यवस्था के लिए तारीफ कर रहे हैं सर। बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मार्च तक होगी, जिसमें कुल 58,85,745 छात्र शामिल हो रहे हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको मुंबई लिए चलते हैं और दिखाते हैं आर्ट फेस्टिवल की एक झलक। मुंबई में देखिए झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे युवाओं के लिए इस आर्ट फेस्टिवल का बाकायदा आयोजन किया गया है। आपको बता दें खास करके गोवंडी इलाके के युवा इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी कला से लोगों को रूबरू करा रहे हैं। इस मंच ने इन कलाकारों को अपने सपने को साकार करने में मदद करने में एक बड़ी पहल की है। उत्साह और उल्लास से भरा माहौल, शानदार सजावट, पेंटिंग्स और फोटोग्राफी की अनेकों तस्वीरें किसी को भी सहज ही आकर्षित कर लें। अपने रंग में डूबा ये इलाका मुंबई का गोवंडी का है। यहाँ पर अनोखा आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें इस इलाके के ही कलाकारों ने बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन किया है। मुंबई के धारावी की तरह ही गोवंडी इलाके में एक से बढ़कर एक टैलेंट मौजूद है। इसका गवाह भी बन रहा है ये आर्ट फेस्टिवल। ये आयोजन यही दिखाने के लिए है कि यहाँ के लोगों के भी सपने किसी से कम नहीं हैं। मुंबई को सपनों का शहर माना जाता है और इस शहर में सपना पूरा करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे में भले ही मुंबई में जगहें छोटी हों, मगर लोगों के सपने बहुत बड़े हैं। मुंबई में ऐसी कुछ जगहें हैं जहां से लोग टैलेंट की खदान लेकर बाहर निकलते हैं। एक तो मुंबई का धारावी इलाका, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, जहां से बहुत सारे लोगों ने अपने सपने संवारे हैं, अपने सपने पूरे किए हैं। वहीं मुंबई का एक और इलाका है जहां पर लोग जाने से कतराते जरूर हैं, मगर यहाँ से भी बहुत सारे टैलेंट जो है वो बाहर आते हैं। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है और गोवंडी के 45 युवाओं ने इस आर्ट फेस्टिवल के जरिए अपने सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश की है। उन्होंने 6 महीने तक कुशल कलाकारों की देखरेख में अपनी कला को निखारा है। बच्चों और यूथ ने पिछले 6 महीने में बहुत ही मेहनत करके की हुई है और ये आसान चीज नहीं है। ऐसे कठिन कम्युनिटी में आके जहाँ पे बच्चों के लिए रोज कोई ना कोई मतलब चैलेंजेस होते ही हैं, लेकिन वो रेगुलरली हफ्ते में 2 बार आर्टिस्ट के साथ बैठ के बहुत कुछ सीखे और नई नई कहानियां बनाई, नए आर्ट बनाए। 15 फरवरी से गोवंडी आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है, जो 19 फरवरी तक चलेगा। सभी कार्यक्रम रोज दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे के बीच होंगे। इस महोत्सव में फिल्म निर्माण, लाइव रैप, थिएटर, संगीत, फिल्म स्क्रीनिंग, पेंटिंग्स और फोटोग्राफी का प्रदर्शन किया गया है। एक एक पेंटिंग्स, एक एक फोटोग्राफ और इस आयोजन में दिख रहा हर आर्ट जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश है, जो यहाँ के बच्चों और युवाओं ने देखी है। सपनों की नगरी में अपने सपनों को साकार करने में यहाँ के लोगों ने हर वो कोशिश की है जो उनको एक नया मुकाम दिला सके। कहते हैं ना कि कला किसी की मोहताज नहीं होती। कुछ यही हाल इस आर्ट फेस्टिवल में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे गोवंडी के कलाकारों का है। पारस धामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और अब जरा सा सैर सपाटा हो जाए, लिए चलते हैं आपको इंदौर के जू में, जहां नए मेहमानों को देखने के लिए लोगों की आमद बढ़ गई है। बच्चे खास करके इन मेहमानों को देखकर रोमांचित हैं। आपको बता दें और ये नए मेहमान हैं
एनाकोंडा और एक खास प्रजाति की गिलहरी। वैसे आपको बता दें कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एनाकोंडा समेत कुल 42 जानवर जू में लाए गए हैं। नन्हे बच्चों की ये टोली चिड़ियाघर में आए नए मेहमानों का दीदार करने आई है। इन बच्चों के चेहरों पर जितनी खुशी झलक रही है, उससे भी ज्यादा इनका मन कौतूहल से भरा है। ये बच्चे यहाँ पहली बार एनाकोंडा देखेंगे। जी हाँ, वही एनाकोंडा जिसे इन्होंने अब तक फिल्मों में ही देखा है। आपने गिलहरियां तो खूब देखी होंगी, लेकिन इस पिंजरे में जिन गिलहरियों को देख रहे हैं वो बेहद खास हैं। इन्हें फ्लाइंग स्क्विरल कहा जाता है। ये तस्वीरें इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय की हैं। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यह एनाकोंडा के साथ कुल 42 दुर्लभ प्रजाति के जानवर लाए गए हैं, ताकि ये नेचर पार्क ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को लुभा सके। देखिए, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये सारे एनिमल्स हमको तो मिले हैं। ये सारे एक्जोटिक स्पीसीज के ही है, जिसमें मेनली बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स में एनाकोंडा हमें मिला है और उसका एक पेयर है अभी, जिसमें फीमेल जो है वो जुवेनाइल है और जो मेल है वो करीब 4.5 फीट के लेंथ का है। वो अभी हम लोगों ने उसको नेचुरल उसका जो हैबिटेट था उसमें रिलीज किया है और काफ़ी दिनों से दर्शकों की भी डिमांड थी एनाकोंडा को लेकर और लोगों में भी काफ़ी दर्शकों में एक्साइटमेंट उसको लेकर। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर जू से कई जानवरों को दूसरे जू में शिफ्ट किया गया है और बदले में दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी, रेप्टाइल, मैमल्स इंदौर के जू में लाए गए हैं। दूसरी अगर बर्ड्स की बात की जाए तो बर्ड्स में मकाऊ है, गलागो इक्लिप्टस है। इसके अलावा मकाऊ के जो डिफरेंट जैसे ब्लू गोल्ड मकाऊ है, मिलिट्री मकाऊ है और मैमल्स में मार्मोसेट है, गलागो है, इस तरह फ्लाइंग स्क्विरल है। इस तरह के जो अलग अलग एक्जोटिक स्पीसीज जो थी वो हमको मिली है जू के लिए। ये एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के लिए फायदेमंद साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि इन मेहमानों को देखने के लिए यहाँ दिन ब दिन पर्यटकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रोज की तरह चाय की चुस्कियों और ये खबरें आपको बताते हुए कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ बिल्कुल, देखिए कभी वक्त रुकता नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकता, इसीलिए वक्त के साथ चलना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो चलते ही वक्त के साथ हैं। टाइम पर आना और टाइम पर जाना, तो चलने का टाइम अब हो चुका है। बिल्कुल, वक्त अच्छा हो तो कैसे निकल जाता है, जैसा कि श्वेता ने कहा, पता ही नहीं चलता। तो हमारी भी यही दुआ है कि आप सबका वक्त भी अच्छा ही रहे। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि वक्त को याद रखना भी एक कला होती है, और आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। तो कल 4 बजे वाला वक्त याद रखिएगा, चाय पर चर्चा में मुलाकात होगी।